प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनटीए नेट प्रिपरेशन में। आज हम बात करने वाले हैं राज्य के तत्व की। राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं जिसमें कि 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसमें अंतर सिर्फ ये है कि जनसंख्या पर मैंने निश्चित शब्द जोड़ दिया है। जब हम प्लेटो, अरस्तु, रूसो को पढ़ते हैं तो उन्होंने राज्य की कुछ निश्चित जनसंख्या बताई है। इस आधार पर माना जा सकता है कि कुछ विद्वान राज्य के पहले आवश्यक तत्व में निश्चित जनसंख्या को मानते हैं, जबकि कुछ नहीं मानते हैं। तो इन 4 तत्वों पर आज हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। जिससे पूर्व वीडियो को आगे प्रारंभ किया जाए, आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया, राज्य के 4 आवश्यक जो तत्व होते हैं, पहला है जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन राज्य में निवास कर रही है। दूसरा है निश्चित भूभाग यानी कि टेरिटरी। तीसरा है सरकार यानी कि गवर्नमेंट। और चौथा है संप्रभुता, जिसे कहा जाता है सॉवरनिटी। तो आइए पहले तत्व को देखते हैं। जितने भी राजनीति विज्ञान के चिंतक हुए हैं वे सभी क्या है, राज्य को क्या है, राजनीति विज्ञान का आवश्यक क्या मानते हैं, तत्व मानते हैं जनसंख्या को राज्य का। और क्योंकि राज्य से ही क्या है, राज्य पर ही क्या है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है। और उस राज्य के भीतर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। जहां रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की एक महान कृति है, उसमें वे आदर्श राज्य या राज्य की जनसंख्या 5040 बताते हैं। वहीं रूसो जो है, एक विद्वान हुए हैं 17वीं शताब्दी में, वो अपनी राज्य के लिए जनसंख्या 10,000 बताते हैं। प्राचीन विद्वान अरस्तु भी हैं। अरस्तु ने कई किताबों में आपको मिलेगा कि 10,000 की जनसंख्या बताई है, किंतु अरस्तु ने जो राज्य है उसके लिए न अधिक और न कम, यानी कि न अत्यधिक अधिक और न अत्यधिक कम, जितना एक राज्य जनसंख्या को सहन कर सकता है उतनी किसी राज्य की आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसा माना है। और प्राचीन मिस्र तथा रूस में भी क्या है, जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे उनमें भी जनसंख्या 5 से लेकर 10,000 के आसपास होती थी। 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास होती थी। तो जो ये अरस्तु ने 5,040 बताई है, रूसो तो भले ही प्रजातंत्र के थे किंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने 10,000 की जनसंख्या बताई है। वरना आज 5,000 की जनसंख्या या 10,000 की जनसंख्या पर हम किसी राज्य की क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के युग में हमको राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में देखने को मिलती है। आपके पास चीन का उदाहरण है, आपके पास भारत का उदाहरण है, अमेरिका का, पाकिस्तान का, ऐसे बड़े बड़े देशों के उदाहरण हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ों नहीं बल्कि 100 करोड़, यानी कि भारत की जनसंख्या तो 130 करोड़ से ऊपर है। आपके चाइना की जनसंख्या 140 से करोड़ से ऊपर है। अमेरिका की जनसंख्या आपकी 28 करोड़ के आसपास है। तो क्या है, ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या क्या है, अत्यधिक है, करोड़ों में है। तो इसलिए आज की बात अगर हम करें तो निश्चित जनसंख्या हम नहीं कह सकते। हाँ, जनसंख्या कह सकते हैं, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। देश की सीमा के आधार पर अगर राज्य उसे वहन कर सकता है। तो ये हुआ राज्य का पहला तत्व। अब आता है हमारे पास राज्य का दूसरा तत्व, निश्चित भूभाग। हाँ, ये निश्चित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए निश्चित? अगर राज्य का जो भूभाग है वो निश्चित नहीं होगा तो क्या है, कोई दूसरा राज्य या दूसरा बाहर का जो राज्य है वो आपके जो राज्य का भूभाग है उसको छीन कर अपने में मिलाता रहेगा। और उसके अंतर्गत जो जनसंख्या है, जो वो क्या है, किसी भी एक राष्ट्र की जनसंख्या किसी भी एक राज्य की जनसंख्या नहीं बन सकती। आज जो अरुणाचल का प्रदेश है वो भारत में है, और अगर निश्चित भूभाग नहीं होगा कि अरुणाचल पर भारत का भूभाग है तो वो भूभाग कल के दिन चाइना में चले जाएगा, वही जनसंख्या चाइना की हो जाएगी। तो बिना
निश्चित भूभाग के निश्चित जनसंख्या हो ही नहीं सकती। तो इसलिए किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना क्या है, अत्यधिक आवश्यक है। और भूभाग होगा तभी जनसंख्या क्या है, उस पर निवास कर सकेगी। बिना भूभाग के जनसंख्या उस पर निवास नहीं कर सकती है। जो भी राज्य होता है उसको स्थापित करने के लिए किसी जगह की जरूरत क्या है, इसका मतलब है जरूर उस जगह की आवश्यकता पड़ती है और उस जगह ही पर क्या है, जनसंख्या स्थायी रूप से निवास कर पाती है। अब जो भूभाग है, भूभाग का अर्थ ये नहीं है कि निश्चित भूभाग में सिर्फ जो स्थल है वो ही आएगा। जो निश्चित भूभाग होता है उसमें जो स्थल है उसके ऊपर का आकाश और उसके नीचे का जो पाताल होता है वह भी निश्चित भूभाग का क्या होता है, अंग होता है। और भूभाग के संबंध में एक प्रश्न उठता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। जब निश्चित भूभाग की हमने बात की है तो ये कई विद्वानों ने मतभेद होते हैं, तो उसमें ये प्रश्न है कि आखिर क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, बड़ा और छोटा। क्योंकि आज संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन जैसे विशाल राष्ट्र भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे विशाल राष्ट्र हैं, कनाडा भी विशाल राज्य है, किंतु उसके साथ साथ ही भूटान, वैटिकन सिटी जैसे हमको छोटे छोटे राष्ट्र भी देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है, मात्र कुछ हजार वर्ग किलोमीटर में, कुछ हजार क्यों, कुछ वर्ग किलोमीटरों में है। 30 वर्ग किलोमीटर, 45 वर्ग किलोमीटर, 51 वर्ग किलोमीटर। एक दिन मैं एक लेख पढ़ रहा था तो उसमें छोटे राज्यों का अभी मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो 51 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर के देश भी क्या है, या राज्य भी आज विश्व में अस्तित्व में है। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना भी हो सकता है, और अगर उसके क्षेत्रफल के अतिरिक्त उसके पास सरकार, संप्रभु सरकार और जनसंख्या तो होगी उस क्षेत्र पे, ये सारे तत्व हैं, तो वो राज्य बन सकता है। उसके पश्चात तीसरा जो तत्व राज्य का आता है वो है सरकार, या जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मैंने आपको जानते हैं कि व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, जो कार्यपालिका है वो कानून लागू करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा जो लागू किए गए हैं उन कानूनों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उनको दंड देने का कार्य करती है। तो ये सरकार होती है। सरकार से क्या तात्पर्य है, ये तीनों मैंने बताया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार राज्य को संचालित करने के लिए क्या है, एक तंत्र है। तंत्र यानी कि एक स्ट्रक्चर है। तंत्र का अर्थ है एक स्ट्रक्चर है जो किसको, राज्य को संचालित करती है। और राज्य के लिए एक संगठित सरकार का होना क्या है, बहुत आवश्यक होता है। कैसी संगठित सरकार, मनुष्यों का एक राजनीतिक संगठन होना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि सरकार राज्य को संचालित करने का क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। कैसे, वो मैंने बताया आपको, कानूनों का निर्माण करेगी, कानूनों के माध्यम से क्या है, देश का संचालन होगा। और मनुष्य के राजनीतिक संगठन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य का संचालन बिना मनुष्य के संगठन के क्या है, नहीं हो सकता है। और जो ये संगठन होते हैं सरकार के रूप में क्या है, स्थापित होते हैं। सरकार के माध्यम से राज्य के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। राज्य का जो भी लक्ष्य है, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं राज्य के, और उन लक्ष्यों की पूर्ति क्या है, सरकार के माध्यम से की जाती है। जैसे राज्य का लक्ष्य है कि उसका विकास हो तो सरकार करेगी, उसके लोगों को खाने पीने की, रहने की उचित व्यवस्था हो, वो कौन करेगा, सरकार करेगा। तो राज्य के जो भी लक्ष्य हैं, उसकी जो क्षेत्रफल है उसकी रक्षा हो, कौन करेगा, सरकार करेगी। तो राज्य के जो राज्य के जितने भी लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति किसके माध्यम से होती है, सरकार के मध्य होती है, सरकार के माध्यम से होती है। सरकार के द्वारा किसी राज्य का विकास किया जा सकता है। और गार्नर महोदय के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन है या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य का उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की क्या है, पूर्ति होती है। तो राज्य के 2 ही उद्देश्य होंगे,
अपने देश के भीतर उसके कुछ हित हो छिपे होंगे या कुछ नीतियां होगी, और बाहरी मामले में देखें तो कुछ उसके राष्ट्रीय हित होंगे। उनकी पूर्ति के लिए ही कोई राज्य क्या है, हमेशा संघर्षशील रहता है। तो ये सरकार की बात हुई। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो प्राचीन समय की सरकार थी उसके कार्य सीमित थे। सीमित थे का अर्थ है कि उसके कार्य सिर्फ देश को चलाने मात्र के थे, यानी कि कानून बनाना, न्याय करना, देश को संचालित करने के लिए कानूनों का निर्माण करना, जिससे देश के भीतर किसी भी प्रकार की जो आंतरिक विद्रोह है उसका जन्म ना हो सके, और न्याय करना, जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो न्याय करना। गिने चुने कार्य राज्य के होते थे, किंतु वर्तमान राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य है, और इसलिए इसके कार्यों की संख्या भी क्या है, बढ़ गई है। तो कार्यों की संख्या बढ़ गई है कैसे? अब वृद्ध है तो वृद्धों की सेवा करना, कोई विकलांग है उसकी सेवा करना, या उसके कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करेगा, ये राज्य का कार्य है। कोई आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की स्कीम्स इसलिए तो राज्य चलाता है। EWS है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो उसके लिए राज्य ने विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई है। जो आरक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, उन सब के लिए क्यों करता है राज्य इतना कार्य? क्योंकि राज्यों के कार्यों में क्या है, वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि कैसे हुई है? कल्याणकारी राज्य होने के कारण। कल्याणकारी यानी कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, ऐसा अगर राज्य का उद्देश्य हो तो उसी को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अब अंतिम बिंदु आता है हमारे पास संप्रभुता, जिसे कि सॉवरनिटी भी अंग्रेजी में कहा जाता है। सॉवरनिटी के संदर्भ में मैंने, आप सभी जानते हैं कि सॉवरनिटी क्या है, सर्वोच्च शक्ति को ही सॉवरनिटी कहा जाता है। सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च इच्छा को ही क्या है, संप्रभुता कहा जाता है। और दो प्रकार की संप्रभुताएं होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता यानी कि जो देश के भीतर जो सर्वोच्च शक्ति है उसको आंतरिक सर्वोच्च संप्रभुता कहा जाता है, और बाहरी मामलों में जो सर्वोच्च शक्ति है एक ही व्यक्ति के पास होगी, एक देश के पास होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य संप्रभुता कहते हैं। राज्य में निवास करने वाले सभी लोग क्या है, इस संप्रभुता का क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। संप्रभुता ही वास्तव में किसी राज्य की क्या है, पहचान है। बिना संप्रभुता के कोई राज्य हो ही नहीं सकता। बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य राज्य नहीं कहा जा सकता, और संप्रभुता राज्य को क्या है, एक विशेष और अलग पहचान दिलाती है। गैटिल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का क्या है, लक्षण है, जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं उनमें राज्य के पास संप्रभुता होती है। समुदाय जैसे परिवार है, समाज है, उसके अलावा आपके प्रांत हैं, तो ये सारे क्या है, समुदाय हैं। तो इन समुदायों में क्या है, राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसके पास संप्रभुता होती है, इसलिए अन्य समुदायों से क्या है, ये एक भिन्न प्रकार का समुदाय है। संप्रभुता मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की हो सकती है। तो आंतरिक संप्रभुता आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता, और बाह्य संप्रभुता विदेशिक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता। अगर आपके अपने हाथों में है तो आप क्या है, संप्रभु है। जैसे आप भूटान को देखते होंगे तो भूटान की सैन्य शक्ति का जो पावर है वो किसके पास है, भारत के पास है। तो वो उस मामले में क्या है, संप्रभु। अपने मामले में संप्रभु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय सेना क्या है, उस भूटान राष्ट्र की मदद करती है, और उसमें अगर कोई देश, बाहरी देश आक्रमण करता है तो वो हस्तक्षेप कर सकती है। जैसा कि आपने चाइना के मामले में 3 साल पहले देखा कि जब डोकलाम पर चाइना ने क्या किया, विवाद किया, तो भारत ने भूटान की क्या की, सहायता की, हस्तक्षेप किया। तो उस मामले में भूटान को हम संप्रभु नहीं कह सकते। वैसे संप्रभु भूटान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, पर सैन्य मामले उसने भारत को क्या है, सुपुर्द किए हुए हैं, या संधि के माध्यम से कि भारत क्या है, हमारी सैन्य मामलों में सहायता करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है, इसका जो कंटेंट है वो आपके समझ में आया होगा, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का
बहुत बहुत